हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक डाटा जनरल वार्ड के लिए। ये बेसिकली आईपीडी के लिए है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, इसमें पेशेंट हमारे एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तब हम जाके जब डेमोग्राफिक डिटेल्स लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें जो मेंशन करना है वो है हमारा इन्फॉर्मेंट। हमें इन्फॉर्मेंट के बारे में मेंशन करना होता है कि हमें पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म कौन कर रहा है, उसके अगर पेशेंट की मदर प्रेजेंट है या फिर सिस्टर या फादर कोई भी, उसके बारे में हमें लिखना होता है कि ये इन्फॉर्म कर रहा है। अगर पेशेंट हमारा खुद से इन्फॉर्म कर पा रहा है तो हमें ये सब नहीं लिखना होता है। उसके बाद आता है नेम। नेम हम पेशेंट का इसलिए नोट करते हैं ताकि हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और हम मोर रिस्पेक्टेड फॉर्म में उनके नाम लेके उनको बुला सकें कि हाँ आपका या ये नाम है। तो इससे पेशेंट को थोड़ा लाइक होम ट्रीटमेंट भी मिलता है कि हाँ ये अच्छी हैं, और वो हमें कोऑपरेट कर लेता है हमारे साथ, हमें सब कुछ डिटेल्स में बता देता है। अगर तुम उनका नाम लेके नहीं बुलाओगे, मिस्टर मिस्टर करते रहोगे, तो वो सब इतने अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेंगे। और रिलीजन स्पेसिफिकेशन भी हो जाता है, जैसे कि अगर कास्ट पता लग जाए तो हम उनकी न्यूट्रिशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं उनके रिलीजन की वजह से, कि अगर वो सिख हैं तो बेसिकली नॉन वेज खाना बहुत कॉमन होता है, वो सब कुछ भी हमें पता लग जाता है। फिर अगर हम बात करें एज की, एज हमें लिखना होता है ताकि हमें एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पता लग जाए, जैसे कि न्यूनेटल जॉन्डिस जो कि हमारा न्यू बॉन्स में बहुत कॉमन होता है। फिर ओस्टियोआर्थराइटिस जो कि हमारा ओल्ड एज पीपल में बहुत कॉमन होता है। फिर हमारे पास आता है जेंडर। जेंडर हम पेशेंट का इसलिए लेते हैं फीमेल मेल, उनके फीमेल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिसीज़ेज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। मेल से रिलेटेड अलग होते हैं, हमें उनके बारे में पता लग जाता है। जो अगर हम बात करें फीमेल से रिलेटेड पीसीओज़ के बारे में, तो पीसीओज़ फीमेल में बहुत कॉमन होता है। आजकल टीनेजर्स को बहुत दिक्कत है पीसीओज़ की। एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, जो कि हमारी एंडोमेट्रियल लेयर होती है, लाइनिंग होती है हमारे वेजाइना की, उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। फिब्रॉइड्स जिसको हम रसोली भी कहते हैं, वो भी फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। वेजाइनाइटिस, वेजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाना भी फीमेल में बहुत कॉमन होता है। ओस्टियोप्रोसिस बेसिकली ये आफ्टर पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोप्रोसिस होना बहुत ही कॉमन हो जाता है, जिससे हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके थ्रू हमारा फ्रैक्चर भी बहुत कॉमन हो जाता है। फिर आती है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज़ेज, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। ल्यूपस, ये इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है ल्यूपस के अंदर हमारा ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन, किडनी हो गया या दूसरे ऑर्गन्स हो गए, स्किन को भी अटैक कर देता है ल्यूपस के अंदर। फिर रिमेटॉइड अर्थराइटिस आता है, जिसमें हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमारी साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द जॉइंट को अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर हमारे पास आता है हाशिमोटोस थायरोडाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे थायरॉइड ग्लैंड को अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर आता है मेल के बारे में। मेल में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर टॉर्जन बहुत कॉमन होती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास एड्रेस। एड्रेस हम क्यों पता करते हैं, एड्रेस ताकि टू नो अबाउट द लोकेलिटी ऑफ द पेशेंट, कि हमें पेशेंट की लोकेलिटी के बारे में पता लग जाए कि वो कितना हॉस्पिटल से कितना दूर रहता है, ताकि हम उसके एड्रेस के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकें कि उसको कितनी विज़िट्स करवानी है, वो कितनी विज़िट्स कर पाएगा। अगर वो रोज़ आ सकता है हमारी ओपीडी में, कि अगर वो रोज़ आ सकेगा तो हमारे लिए वो इजी रहेगा ना एक्सरसाइज करवाना। अगर वो रोज़ नहीं आ पाएगा तो हमें उनको होम एक्सरसाइज के लिए भी ज़्यादा रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी कि आप ये कर सकते हो घर पे। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वेदर के हिसाब से, अगर आप कोल्ड वेदर की वहाँ पे रह रहे हो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत कॉमन होता है कोल्ड वेदर में। ठीक है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन हम इसलिए ज़्यादा पता करते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो किस जगह काम कर रहा है। जैसे कोई इंडस्ट्री में वर्क करता है, वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको पोलन्स, डस्ट, इसकी वजह से उनको एयरवेज, रेस्पी की दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। रेस्पिरेटरी डिसीज़ उनमें बहुत कॉमन होती है, जो कि ऐसी जगह पे काम करते हैं। फिर हमारे पास आता है अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। ये सब कुछ हमारा
हम ऑक्यूपेशन से पता लगा सकते हैं कि अगर ये यहाँ काम करते तो इनको ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। फिर हमें इनकम के बारे में भी पता लग जाता है ऑक्यूपेशन के थ्रू। फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा पे कर सकता है तो हम उसके हिसाब से बढ़िया ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कोई ज़्यादा नहीं कर सकता हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते होते। फिर आता है हमारे पास ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आगे हमें कोई नीड पड़े, जैसे कि प्रेगनेंसी के केसेस में होता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, अगर वुमेन का नेगेटिव ब्लड है तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। हैंड डोमिनेंस, ये हम इसलिए देखते हैं ताकि फंक्शनल प्रायोरिटाइजेशन पता लग जाए पेशेंट का, कि अगर वो राइट हैंडेड है तो हमें पहले उसकी राइट हैंड को कोऑर्डिनेट कराने में ज़्यादा वो डालने पड़ेंगे ना एफर्ट्स, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू कर सके। हमारा बेसिकली एम हमारा यही होता है कि वो विदाउट पेन हमारा डे टू डे एक्टिविटी अपना डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू कर सके। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि हमारा जैसे राइट हैंड है, अगर हमारा राइट हैंड में ही दिक्कत आ गई है, मेरा हैंड डोमिनेट कौन सा राइट वाला, उसके अंदर ही दिक्कत है, फिर हम क्या करेंगे कि हमें उसको मोटर हमें उसको स्ट्रेंथन कराने में ना थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बेसिकली ज़्यादा हमारा कोऑर्डिनेटेड होता है हमारी ब्रेन के साथ, क्योंकि हम उस वक्त बहुत काम करते हैं। फिर उसकी हमें उस लेवल तक पहुंचाने में हमें बहुत टाइम लगेगा कि वो डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से कंटिन्यू कर सके। ठीक है। फिर डेट ऑफ एडमिशन हम ये लेते हैं पेशेंट की कि वो कब एडमिट हुए थे, और डेट ऑफ असेसमेंट कि हम कब जा रहे हैं उनके पास असेसमेंट लेने के लिए। डेट ऑफ एडमिशन इसलिए होता है ताकि हमें पीरियड पता लग जाए कि पेशेंट कब से कब तक एडमिट है। ठीक है। और फिर आता है हमारे पास हाइट एंड वेट। वो बेसिकली हम हाइट एंड वेट बीएमआई के लिए निकालते हैं। बीएमआई से क्या पता लग जाता है कि न्यूट्रिशन का पता लग जाता है कि पेशेंट हमारा ओबीस है या फिर माल न्यूट्रेंट है, वो अंडर वेट है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज हमें कैसी करवानी है। अगर कोई ओबीस है तो हमें पता है वो एक ही दम से बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, वो थक जाएगा। ठीक है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अंडर वेट है तो उसके लिए हमें कैसी एक्सरसाइजेस करवानी है उसको, वो कौन सी कर पाएगा, वो इतना वेट उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, या कितना रेजिस्टेंस हमें उनको देना है, उनकी बोन्स भी वीक हो सकती हैं। ये सब कुछ हमें बीएमआई के थ्रू पता लग जाता है, इसलिए हम बीएमआई निकालते हैं। फिर आता है फ़ोन नंबर। कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरी होता है मैरिटल स्टेटस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई पेशेंट्स की मेंटल इलनेस हो जाती है कि शादी के बाद मेंटल प्रॉब्लम भी आ जाती है, बहुत बीमारियां लग जाती हैं, या फिर कोई अगर हमारा मैरिटल रेप केस भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है। फिर हमारा रिलीजन होता है। हम रिलीजन स्पेसिफिकेशन इसलिए करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट भी मेंटेन कर सकें, कि जैसे अगर कोई मुस्लिम है, मोस्टली मुस्लिम वुमेन्स हमारी जो होती है ना, वो मेल फिजियोज से ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा नहीं प्रेफर करती, इसलिए। ठीक है। रिलीजन के थ्रू हमें ये सब भी पता लग जाता है। फिर आती है हमारे पास चीफ कंप्लेंट। हमारे पास डेमोग्राफिक डिटेल्स होती, पहले हम इन्फॉर्मेंट के बारे में लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, फिर एज, फिर जेंडर, फिर हमारा आता है एड्रेस। जेंडर के बाद आता है एड्रेस, फिर आता है हमारे पास ऑक्यूपेशन, फिर आता है हमारे पास ब्लड ग्रुप, हैंड डोमिनेंस, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ असेसमेंट, हाइट, वेट, बीएमआई। हमारे पास ये ऑप्शन होता है, हमें हाइट वेट पूरा लिख के फिर बीएमआई निकालना है। फिर हम बीएमआई का एक स्केल होता है, हाइट वेट के थ्रू हम वो निकाल सकते हैं। हम प्रॉपर बीएमआई मेंशन भी कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल होता है। फ़ोन नंबर भी ऑप्शनल है मोस्टली, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस भी लिखना होता है, रिलीजन। फिर हमारे पास आता है चीफ कंप्लेंट होती है कि जो पेशेंट हमारे पास जब आता है वो बताते हैं कि हाँ हमें ऐसे दर्द था, या हमारी एक केस ले लेते हैं कि कोई हमारे पास पेशेंट आता है उसकी बैक में पेन है। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे चीफ कंप्लेंट, कि
उसने हमें आके बोला कि जी मेरे पीठ में बहुत दर्द है और वो नीचे की तरफ ही है, ऊपर नहीं है ज़्यादा, और ये दर्द हमारे पास कब से है, 3 दिन से है, ठीक है। तो हम इसको, एक तो हमें पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना होता है और ड्यूरेशन भी मेंशन करनी होती है, इसलिए मैंने बोला कि 3 दिन से है। सो हम लिखेंगे कैसे कि पेशेंट केम विद द कंप्लेंट ऑफ लोअर बैक पेन सिंस 3 days, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ लोअर बैक पेन सिंस 3 days, ठीक है। ये हमारा चीफ कंप्लेंट में होता है, ऑलवेज इन पेशेंट्स लैंग्वेज विद ड्यूरेशन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास HOPI आ जाती है, हमारे पास हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो कि जैसे हमने केस लिया था अभी कि पेशेंट को बैक पेन है, ठीक है, कि जो प्रेजेंट इलनेस है उनकी बैक पेन, अब उसके बारे में हिस्ट्री ले रहे हैं हम, ठीक है। द पेशेंट वॉज ऑल राइट बिफोर 5th June, 5th June से पहले पेशेंट हमारा ठीक था। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड डेवलपिंग पेन इन लोअर बैक राइट लंबर रीजन। हम ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे HOPI में। चीफ कंप्लेंट में हमें कभी भी मेडिकल वर्ड्स या फिर कुछ ऐसा मेंशन नहीं करना होता है, ये बहुत ही लेमन टर्म्स में हम मेंशन करते हैं कि पेशेंट को भी समझ आ जाए या फिर कोई और अगर रिपोर्ट पढ़ रहा है उसको चीफ कंप्लेंट समझ आ जाए। HOPI में हम ये जैसे राइट लंबर रीजन ये सब हम मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है विच वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था विद टाइम, देन शी विजिटेड लोकल हॉस्पिटल फॉर हर ट्रीटमेंट। पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हुआ लोअर बैक में 5th June से बाद, ठीक है, उसके बाद हुआ था। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड डेवलपिंग पेन इन लोअर बैक विच वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली विद टाइम, देन शी विजिटेड लोकल हॉस्पिटल फॉर हर ट्रीटमेंट। लोकल हॉस्पिटल में गई वेयर शी वॉज नॉट रिलीव्ड, उसको वहाँ पे जाके पेन उसका डिक्रीज़ नहीं हुआ था। देन शी वॉज रेफर्ड टू दिस हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वो रेफ़र हुई उस हॉस्पिटल का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि वो कौन सा हॉस्पिटल है फॉर हर फर्दर ट्रीटमेंट, ठीक है। HOPI में हमारा ये आता है। हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा हमारे पास HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पास्ट हिस्ट्री, कि पेशेंट को पहले भी कभी लोअर बैक पेन हुआ था पास्ट में, अभी उनको नहीं हुआ था तो वो नॉट रेलिवेंट लिखेंगे। अगर उनको हुआ था तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉपर कि पेशेंट को हुआ था, पहले भी बैक पेन हुआ था पेशेंट को, कब से कब हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहाँ ट्रीटमेंट लिया, कब ठीक हो गया, ये सब कुछ हमें पास्ट हिस्ट्री में मेंशन करना होता है क्योंकि वो पास्ट का था। फिर हमारे पास आता है मेडिकल हिस्ट्री, जैसे पेशेंट को हमने लगा लिया कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है टाइप 2 वाली, ठीक है। तो हमने मेडिकल हिस्ट्री में उसकी सब कुछ मेंशन करना है। अगर नहीं है मेडिकल हिस्ट्री उसकी कुछ भी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम नॉट रेलिवेंट यहाँ पे लिख देते होते हैं। फिर आता है हमारे पास ड्रग हिस्ट्री, कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है टाइप 2, तो उसको कौन से ड्रग रिकमेंड की गए हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये पेशेंट की फ़ाइल में हमें पता लग जाता है कि उसको कौन से ड्रग मिल रखे हैं और उसकी हमें डोसेज वगैरह भी लिख सकते हैं अगर यहाँ पे मेंशन है तो। फिर आता है हमारे पास सर्जिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट ने कोई सर्जरी करवाई है, कब करवाई थी और कितना टाइम हो गया, ये सब कुछ हमें मेंशन करना होता है सर्जिकल हिस्ट्री में, ठीक है। फिर आती है हमारे पास पेन हिस्ट्री। पेन हिस्ट्री को हम डिटेल्स में बाद में पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक हो जाता है। फिर आता है हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।